गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हमने लास्ट टॉपिक जो भी हमने लिया था, हमारी गूगल मीट पे क्लास थी जो हमारा लास्ट टॉपिक था, तो उस पे हमने जो पढ़ा था वो था हमारा शोषण के बारे में। जी हाँ, हमने शोषण के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था शोषण के बारे में, जिसमें शोषण के 3 रूप हमने देखे थे। जिसमें पहला तो था शारीरिक शोषण। हमने शारीरिक शोषण के बारे में पढ़ा था कि शारीरिक शोषण के अंतर्गत कौन कौन से शोषण सम्मिलित है। फिर हमने पढ़ा था मानसिक शोषण के बारे में। मानसिक शोषण किस प्रकार से हमारे साथ में किया जाता है, किसी भी लोगों के द्वारा या किसी और के साथ में होता होगा तो हमने कहीं ना कहीं उसको जरूर देखा होगा और महसूस भी किया होगा। और थर्ड जो था वो था हमारा संवेदनशील या संवेदात्मक शोषण, जिसको हम इमोशनली भी कहते हैं या इमोशंस भी कहते हैं, जो कि हमारे भावनाओं के साथ में, जो कि हमारे इमोशंस के साथ में जो भी शोषण होता है या खिलवाड़ होता है, उसको हम संवेगात्मक शोषण के रूप में देखते हैं। आज हमारे शोषण लास्ट क्लास में ही पूरे हुए थे, तो जो आज का हमारा विषय है वो है जो टॉपिक है सामाजिक विषमता। जिस प्रकार से भारत में बहुत अलग अलग चीजें विद्यमान है, उसी प्रकार से सामाजिक विषमताएं भी विद्यमान है। सामाजिक विषमताएं सामाजिक तौर पर या फिर समाज से संबंधित बुराइयों के अंतर्गत चीजें आती है। समाज में बहुत अधिक बुराइयां फैली हुई है। छुआछूत, ठीक है, जाति प्रथा के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है, दहेज प्रथा के बारे में, और बलि प्रथा के बारे में। भाई किसी भी पशु की बलि दे देना, तो ये तो खैर ठीक है जिनके बारे में अपन जानते हैं, लेकिन क्या पता इससे भी गहरी या फिर इससे भी बड़ी बहुत सारी प्रथाएं हो सकती है जो कि हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, जो कि गैर कानूनी है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर भी समाज में बहुत अधिक विषमताएं फैली हुई है, एक ऊंचे ही लेवल की विषमताएं फैली हुई है। समाज जो है दिखने में तो काफी साफ सुथरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराइयों में चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें इसकी बुराइयां भी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि समाज पूरी तरीके से बुरा है, समाज अच्छा है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन सभी बुराइयों का उपयोग करते हैं खुद के लिए और लोगों को दुख पहुंचाने के लिए। तो हमें सबसे बड़ा कदम यही उठाना चाहिए कि इन सब प्रथाओं को दूर कर देना चाहिए हमारे समाज से, ताकि हमारा समाज जो है वो पूरी तरीके से सामाजिक बन सके, ना कि विषमताओं से घिर जाए। तो भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सबके अलग अलग कार्य निर्धारित भी है। हालांकि चलो संविधान ने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि भाई हमारे खिलाफ अगर कोई ऊंच नीच करे या फिर आज हमें कोई जातिवाचक सूचक से कोई भी अगर संबोधित करे तो हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर कर सकते हैं, हमें सामाजिक न्याय या फिर न्याय मिल सकता है। थैंक गॉड कि भाई हमारा भारत का संविधान ऐसा है। लेकिन प्राचीन काल में कैसा होता होगा भाई, अभी भी कहीं ना कहीं ये छुआछूत मौजूद है, और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ आज भी विद्यमान है। लेकिन फिर भी काफी जो शिक्षित लोग हैं वो इन सब चीजों को नहीं मानते, और सरकार ने और हमारे देश के कानून ने काफी हद तक हमारा साथ दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ऐसे असामाजिक तत्वों वाले लोग रहते हैं जो कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग इन सब में बटे हुए हैं, और वो इन सब का संचालन भी खुलेआम करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सच में ये एक मानसिक रोगी हम कह सकते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि समाज सबके लिए है, समाज सबके विकास का ध्यान रखता है, समाज सबको समान अवसर देता है अपने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए। तो ऐसे में हम समाज को दोषी नहीं दे सकते। समाज के अंदर रहने वाले असामाजिक तत्व के लोगों को हम दोषी करार कर सकते हैं।
फिर समाज में शिक्षा प्राप्त करने वालों का अधिकार वर्ग विशेष को ही मिलता है कि भाई जो शिक्षा है वो ऊंचे वर्ग वालों को मिलेगी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारी पुस्तक में लिखा गया है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्राचीन काल में या पहले समय में ऐसा होता था कि आज ये बेचारा गरीब तो है, वो तो पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि उसका काम यही होता है कि मुझे सुबह उठना है, कैसे ना कैसे करके आज का रोजगार पूरा करना है कि मेरा आज का घर चल सके। जो गरीब परिवार है वो तो यही सोचता है, वो कैसे सोचेंगे कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा सके, क्योंकि उनका जीवन यापन ही नहीं होता। तो ऐसे में गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाता और शायद वो इस अवसर से वंचित रह जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा धर्म एवं जातियों के आधार पर विघटन की स्थापना की जाती है। हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है पाकिस्तान, ठीक है, जो कि धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। साथ ही साथ में बहुत सारे जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। मराठी है तो चलो महाराष्ट्र बन गया, गुजराती है तो गुजरात बन गया, ठीक है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर बोली है ही नहीं, ठीक है। हम कहीं पर मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं पर जोधपुरी बोली जाती है, जयपुर की लैंग्वेज अलग है, उस तरफ जोधपुर पाली की लैंग्वेज अलग है, हम मेवाड़ साइड में चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो हमारे राजस्थान की तो बोली है ही नहीं, हम सब एक ही बोली को समझते हैं, वो है मानवता की बोली। फिर है शहरी समाज को ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है, जो कि सामाजिक विषमता की ओर संकेत करता है। और सबसे मेन जो खाई पैदा हो जाती है वो शहर वालों के बीच में और गांव वालों के बीच में हो जाती है, क्योंकि सबको यूँ लगता है कि भाई शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा चीज़ों का अनुभव किए हुए होते हैं, आधुनिकता से युक्त होते हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। बल्कि ऐसा नहीं है, ग्रामीण लोग भी उतने ही श्रेष्ठ है। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन हम किसी की क्योंकि वो शहर में रहता है या कोई गांव में रहता है तो उस हिसाब से किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। अब है कि इन सबको दूर करने के उपाय, इन सबको दूर करने के क्या उपाय हैं? मेरी नजरों में तो इन सबको दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। भाई तो ये वर्ग बटे हुए हैं आज भारत में, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो इन सब में अगर आप सच में समानता चाहते हैं तो इन सबको शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन सब के लिए, ना ही किसी में पर्टिकुलर एक वर्ग की बात करें। इवनली मैं सबको इक्वली शिक्षा देने की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। एक समान शिक्षा मिलेगी तभी जो कानून, नियम, अधिकार है वो एक समान चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे को इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं बताना है और बच्चे को यही बताना है कि हम सब एक हैं। साथ ही साथ में विद्यालयों में समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे कि ये सब भेदभाव मिट जाए और एक शिक्षा का प्रसार हो। सरकार को भी ऐसे नए नए कानून लाने चाहिए जिसमें जहाँ पर भी अगर किसी को भी जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, भाषा से संबंधित प्रताड़ित किया जाए या फिर शिक्षा से संबंधित प्रताड़ित किया जाए तो उनके खिलाफ वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सके। तो ये है हमारे उपाय जो कि हमें लगता है कि होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताओं में क्या है कि धन का असमान वितरण होने के कारण समाज में कुछ धनी व्यक्ति तो बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब बेचारा गरीब हो रहा है, ठीक है। जो अमीर वर्ग है वो तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और जो बेचारा गरीब वर्ग है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। किस वजह से? कि धन असमान नहीं है, धन की असमानता हो गई है। संसाधनों पर प्राय पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है। जो भी संसाधन है उन पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है और बेचारा गरीब जो है वो इन सब चीजों के लिए तरसा रह जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से देश में कुछ भागों में प्रकृति अपदन, खनिज पदार्थों के भंडार होते हैं। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में व्यक्तियों का आर्थिक स्तर बहुत ही नीचा है। हमारे देश में बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं,
ठीक है, लेकिन उसकी दृष्टि से भी हम बहुत ही गरीब हो गए हैं, क्योंकि इन सब पे तो अमीर वर्ग का अधिकार हो जाता है। समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास तीव्र गति से होता है तथा कुछ क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित होते हैं। ठीक है, कहीं पर तो काम बहुत अच्छा चलेगा, अच्छे से मेहनत की जाएगी, सभी लोगों को बरोबर धन मिलेगा या फिर मुनाफा मिलेगा, तो कहीं कहीं जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चीजें होती ही नहीं है। कुछ क्षेत्र जो भारत में है वो अमीर है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वो बहुत ही गरीब है। जिस प्रकार से अमीर और गरीब व्यक्तियों में भी हम अंतर कर सकते हैं, उसी प्रकार से जगहों पर भी अंतर किया जा सकता है। इन सब चीजों को मिटाने का हमारे सिर्फ पास में एक ही साधन है, वो भी मैं शिक्षा से ही जोड़ूंगी। सीधी सी बात है, हर सॉल्यूशन का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शिक्षा ही है, क्योंकि हम बच्चे को यदि प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा दी जाए और गांधी की जो बुनियादी शिक्षा थी अगर वो जोड़ दिया जाए कि भाई बच्चा शिक्षा के साथ साथ में ऐसा भी कार्य करेगा जो कि यदि वो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में ही ड्रॉप कर देता है या छोड़ देता है, तो भविष्य में वो कुछ ऐसा कौशल प्राप्त करे, कुछ ऐसी स्किल्स प्राप्त करे जिससे कि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। ठीक है, जैसे कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था, उन्होंने कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, सूत से कपड़ा बनाना, तो ये सारी की सारी चीजें गांधी जी ने अपने बुनियादी शिक्षा में दी थी। और जो आज की जो शिक्षा नीति आई है, 2019 की जो शिक्षा नीति आई है वो भी इसी पर ही जोर देती है। 2020 की जो शिक्षा नीति आई है वो भी इसी पर ही जोर देती है। वो किस पे जोर देती है? वो यही जोर दे रही है कि भाई शिक्षा के अंतर्गत कौशलों को इकट्ठा किया जाए, जिससे कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ में इन नए नए कौशलों को भी सीख सके और इन सब के जो उपयोग है वो उनको जान सके, महत्व को जान सके। इसी वजह से यदि किसी कारणवश बच्चा बीच में विद्यालय छोड़ देता है, हालांकि अनिवार्य शिक्षा सबके लिए है और निःशुल्क शिक्षा भी सबके लिए है। 14 वर्ष तक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यदि किसी बच्चे के माता पिता, बच्चा 14 वर्ष का है या 14 वर्ष से कम है और उसके माता पिता उसको विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, तो ऐसे माता पिताओं के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही हो सकती है। इसीलिए शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया है। और साथ ही साथ में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी नए नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ में अपने पसंदीदा क्षेत्र में पसंदीदा कौशल को अपना सके और उसमें आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के हमारे 2 टॉपिक छूट गए थे, वो भी पूरे हो गए हैं। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे।